प्यारे बच्चों, आज क्लास 12th का एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर लेके आ रहा हूँ आपके सामने, जो है किरचॉफ्स लॉ पे। उसके पहले कल का एक टॉपिक रह गया था मेरा भी, वो था पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेल, और आज पहले उसको सॉल्व करूँगा। उसके बाद एक किरचॉफ्स लॉ का एक्सप्लेनेशन और इसके एक आध दो कुछ न्यूमेरिकल लेके चलूँगा। फिर एक इंडिविजुअल न्यूमेरिकल की एक और वीडियो बनेगी। आज की वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, चलो चेक करता हूँ। फर्स्ट था पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेल। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेल, यह है आज का टॉपिक। क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेल। ठीक है बच्चों, इसमें आपके पास क्या थे? बहुत सारे सेल थे। एक सेल में आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल। चलो मैं 3 सेल के लिए यूज कर रहा हूँ, फिर सिमिलरली हम n सेल के लिए यूज करेंगे। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, जो बड़ा वाला होता है वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, जो छोटा वाला है वो नेगेटिव टर्मिनल है। ओके, अब इसके बाद यहाँ से हमने इसमें से एक इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये हो गया। अब इसको कनेक्ट करें हम लोग एक ब्लैक स्केच से करते हैं। यहाँ पर से आपके पास ये ऐसे और ये ऐसे, यहाँ पे एक लोड हुआ क्योंकि पैरेलल के कंडीशन है। ये ऐसे, इसमें हम लोड लगा देंगे। ये सर्किट आपके पास ठीक। ओके, इसमें जो आपके पास ये आर था, यहाँ पे मैंने स्विच बना दिया, एक ये स्विच बना दिया। इसमें है E1, इसमें है R1 इंटरनल रेजिस्टेंस, इसमें है E2, यह है R2, इसमें है E3, यह है R3। आपके 3 पार्ट हो गए। ठीक, अब सबसे पहले हम इसका R इक्विवेलेंट निकालेंगे। R इक्विवेलेंट निकालने का मतलब कैसा होगा कि ये सारे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिस्ट्रीब्यूट होती है और पोटेंशियल हमारा क्या होता है? सेम रहता है। ठीक है ना, पोटेंशियल हमारे पास क्या होता है? सेम होता है। तो अब इसकी वजह से यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से ऐसे खींचूं तो आपको पोटेंशियल के लिए क्लियर होगा। अब इसमें तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 upon of R equivalent equals to 1 upon of R1 plus of 1 upon of R2 plus of 1 upon of R3। 1 upon of R equivalent equals to 1 upon of R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon of R3। ठीक है, अब इसके बाद if R1 equals to R2 equals to R3 so on R, then R equivalent equals to 1 upon of R plus 1 upon of R plus 1 upon of R equals to कितना हो गया? 3 upon of R। फॉर एन सेल, यहाँ बचेगा फॉर एन सेल के लिए क्या हो गया? 1 upon of R equivalent 1 upon of R equivalent equals to 1 upon of R plus 1 upon of R plus so on 1 upon of R equals to n upon of R। ठीक, तो 10 R equivalent equals to 10 R equivalent equals to R upon of n। या एक तो इसका यह आ गया है ना। अब इसके बाद है फिर टोटल रेजिस्टेंस, तो R इक्विवेलेंट कितना बच गया? R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू ये बच गया आपके पास R प्लस ऑफ R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो R इक्वल्स टू कितना हो गया? R अपॉन ऑफ N, और इसमें भी अगर मैं एलसीएम ले लूं तो कितना हो गया? N R अपॉन प्लस ऑफ R अपॉन ऑफ N, दैट इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट।
अब यहाँ पे चेक करें, ये आपके पास टोटल आर इक्विवेलेंट आ चुका है। ठीक, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनका जो सेल होता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम होता है। अब तो यहाँ पे क्या करेंगे, सो V इज इक्वल्स टू E अपॉन आई आर इक्विवेलेंट। ये हो गया आई आर इक्विवेलेंट। ठीक, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो V इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास, V इक्वल्स टू E अपॉन ऑफ आई। आर इक्विवेलेंट कितना होगा, नहीं आई तो नहीं होगा, हाँ आई होना चाहिए। आई इक्वल्स टू कितना हो गया, एन आर प्लस ऑफ आर अपॉन ऑफ एन, एन आर अपॉन ऑफ आर प्लस ऑफ एन। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो V इक्वल्स टू एन ई अपॉन ऑफ आई एन आर अपॉन ऑफ आर। देखो आई क्यों होगा वो हम अभी सोचते हैं कि V इक्वल्स टू आर इक्विवेलेंट, V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर तो यहाँ पर हम V इक्वल्स टू आई आर तो नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर I इक्वल्स टू कर सकते हैं। V इक्वल्स टू नहीं, ये I इक्वल्स टू, क्योंकि E अपॉन ऑफ R इक्वल्स टू I बनेगा हमारे पास, ये हमारे पास I हो गया। और यहाँ पे भी करंट क्या हो गया आपके पास, करंट I बची। तो यहाँ पे भी I हो गया, इसको हटा दें और यहाँ पे भी I बचेगा। I इक्वल्स टू ये अपॉन ऑफ R, I इक्वल्स टू ये अपॉन ऑफ R, ये अपॉन ऑफ ये n ऊपर चला गया, आपकी कंडीशन I इतनी आ चुकी है। ठीक है, अब उसके बाद देखो I इक्वल्स टू 10 I इज इक्वल्स टू एन ई अपॉन ऑफ एन आर प्लस ऑफ आर, ये आपकी करंट आ चुकी है। ठीक है, अब इसमें इफ केस 1 की बात करते हैं, इफ केस 1 की बात करते हैं, इसमें कह रहा है कि इफ एन आर इज मच ग्रेटर देन आर, एन आर इज मच ग्रेटर देन आर, अगर ये बहुत बड़ा है तो हम क्या कर देंगे इसको, तो आर इज मच ग्रेटर देन आर कर दें, तो दैट इज सो आई इक्वल्स टू एन ई अपॉन ऑफ एन आर, आर का कोई इंपोर्टेंस नहीं बचेगा, ये तो आई इक्वल्स टू कितना हो गया, ई अपॉन ऑफ आर। तो अब हमें बहुत सारे सेल को कनेक्ट करने का कोई इंपोर्टेंस नहीं है, और इसकी करंट होगी आई इक्वल्स टू ई अपॉन ऑफ आर। होप दैट ये समझ में आया होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, अगर आर बहुत बड़ा है तो एफ केस 2 हो गया, इफ आर इज मच ग्रेटर देन आर, अगर आर बहुत बड़ा है, स्मॉलर आर बहुत बड़ा है, तो आप कंडीशन क्या आ गई बच्चों उसमें, तो हम आई इक्वल्स टू, तो आई इज इक्वल्स टू ये कितना हो गया, एन ई अपॉन ऑफ एन आर प्लस ऑफ आर, तो इसमें से उसको चेंज कर देंगे तो कितना हो गया, ये बचेगा एन ई अपॉन ऑफ आर। तो यहाँ पर अब आपके पास एन ई अपॉन ऑफ आर, तो इस कंडीशन में सेल को लगाने का हमारे पास कोई इंपोर्टेंस बचता है कि आप बहुत सारे सेल को लगाएंगे तो हमारी कंडीशन में जनरेट हो जाएगी। और आई इक्वल्स टू एन ई अपॉन ऑफ आर, यहाँ पर हमें सेल को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाने का कोई इंपोर्टेंस बनता है, अदरवाइज कोई इंपोर्टेंस नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक ही सेल से काम चल जाएगा, बहुत सारे सेल लगाने की नीड नहीं है, यहाँ पे आपको बहुत सारे सेल्स अप्लाई करने पड़ेंगे। ओके, तो ये तो थी आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन का। जो अब हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आने वाला है वो है किरचॉफ लॉ। तब तक आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करके कॉपी कर लें, इसको नोट्स बना लें। हाँ, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में बताते रहें।
हाँ बच्चों, आप नया टॉपिक है, प्यारा सा टॉपिक, किरचॉफ्स लॉ। ये बहुत बच्चों को बहुत परेशान करता है। इसके कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आते हैं, साइन कन्वेंशन नहीं समझ में आता, और क्वेश्चन को जो प्रॉब्लम होती है हम उनको सॉल्व करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो आज कोशिश करते हैं कि उसको बहुत आसानी से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और चलो टॉपिक को स्टार्ट लेते हैं। किरचॉफ्स लॉ, यहाँ पे हो गया किरचॉफ्स लॉ, कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किरचॉफ्स लॉ, ये है। ठीक, इसमें इसने बेसिकली सिर्फ दो लॉज दिए थे, एक तो था करंट लॉ, एक था वोल्टेज लॉ। तो यहाँ पे हम पहले करंट लॉ की बात करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ द जंक्शन रूल, जिसको हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ जंक्शन रूल कहते हैं, ये हो गया फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ और जंक्शन रूल, और इसको हम केसीएल भी कहते हैं, किरचॉफ्स करंट लूप लॉ। और क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लूप लॉ। ठीक है, ये इस पे है। इसमें सबसे पहले क्या करें कि एट अ जंक्शन, फर्स्ट में जंक्शन, हम अच्छा जंक्शन किसको कहेंगे, एट एनी जंक्शन द सम ऑफ द करंट, द algebraic sum of the algebraic sum of all currents at any junction, all the algebraic sum of all currents at any junction, at any junction in an electric network, in an electric network is zero। ये रियल लॉ है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ, द एल्जेब्रिक सम ऑफ all the currents at the junction in an electric network is zero। जैसे यहाँ पर एक जंक्शन है, एक जंक्शन मैंने यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे सारे के सारे रेज हमारे पास आके मिल रही हैं, और कुछ ऐसे करंट्स आई, यहाँ से कुछ इसमें से आई, और कुछ इसमें से आई, और कुछ इसमें से आ गई, तीन इसमें से आ गए। ठीक है, और इसमें से आपके दो करंट जो थी वो यहाँ से इन्होंने लीव कर दी। कुछ करंट आपके पास यहाँ से ये आउटसाइड गया, और यहाँ पे ये आउटसाइड गया। ये बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं जंक्शन। बच्चों इसको क्या बोलते हैं, जंक्शन। जो रेड कलर का है ये हो गया जंक्शन, ये हो गया जंक्शन। ठीक है, इसका हमने नाम दे दिया करंट I1, इसको हमने दे दिया करंट I1, ये हो गया I2, ये हो गया I3, और ये हो गया I4, और ये हो गया I5। पांच करंट। तो अभी अकॉर्डिंग टू दिस वन, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहता है, I1 जो हमारे पास I1 प्लस ऑफ I2 प्लस ऑफ I3 प्लस ऑफ I4 प्लस ऑफ I5 इक्वल्स टू 0, ये कहना चाह रहे हैं, ये 0 होगा। ठीक है, अब ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास कहीं ना कहीं करंट की कुछ डायरेक्शंस होगी जिसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन को यूज करते हैं। ठीक, अब इसमें इसने ये तभी पॉसिबल हुआ, इसमें क्या हो गया कि नोट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को आप अच्छे से समझने की कोशिश करना। बच्चों ये नोट है, इसमें ये कह रहा है ऑल करंट टुवर्ड द जंक्शन, all current towards the junction
all currents toward the junction are taken as positive, are taken as positive। ठीक है, जितने भी करंट जंक्शन की तरफ आएंगे सबको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है, ऑल करंट्स leaving the junction all currents leaving the junction is taken as are taken as negative। बस, all these currents are taken as positive। ये इसमें आ गया और इसमें क्या बच गया आपके पास, ये कैसा हो गया बच्चों, नेगेटिव हो गया। पहली कंडीशन तो आपकी हो गई। ठीक है, इसका मतलब तो दैट इज, ये तभी पॉसिबल हो सकता है इन अबव क्वेश्चन, इन अबव डायग्राम, ये तभी हो सकता है जब हमारे पास I1 तो पॉजिटिव होगा, I2 भी पॉजिटिव होगा, प्लस I3 भी पॉजिटिव होगा, माइनस ऑफ I4 और माइनस I5, ये हो गया। ठीक है ना, इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे हम देखें द एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक का सम का मतलब हो गया प्लस के साथ में प्लस और माइनस के साथ में माइनस। पहली कंडीशन तो ये, तो जंक्शन पे जितने भी करंट होंगे सब सारे का सम 0 होगा, तो इसमें से ये पॉसिबल हो गया। अब सारे अगर पॉजिटिव होंगे तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इसको हमने क्या लिख दिया, इस फॉर्मेट में लिख दिया। अब आप कहेंगे सर दोनों में तो डिफरेंट हो गया फिर, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, I1 प्लस ऑफ I2 स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग प्लस ऑफ I3 एंड प्लस माइनस ऑफ I4 एंड प्लस माइनस ऑफ I5 इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों, 0। अब देखो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट अब दोनों एक दूसरे से मैच करके इसको हमने क्या कर दिया, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल द करेंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज 0। ठीक है, अब रियल कंडीशन आपकी ये वाली आ गई। पहले तो हमारे दिमाग में ये आया था कि भैया सारे करंट्स का सम कितना होगा, 0 होगा, और दूसरी कंडीशन क्या थी, उसका एल्जेब्रिक सम 0 होना चाहिए, मतलब अलॉन्ग विद देयर साइन लिखेंगे। अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो हम कैसे लिख पाएंगे, तो सिग्मा आई नाउ सो सिग्मा आई एट अ जंक्शन इक्वल्स टू 0। सारे उनका सम, सारे करंट्स का सम कितना होगा, 0 होगा। ये क्या था आपके पास, KCL। ठीक है बच्चों, ये कौन सा हो गया आपके पास, KCL हो गया, ये हो गया KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ्स करंट लॉ या फिर जंक्शन रूल, हम इसको फर्स्ट में कहते हैं। क्या होता है किरचॉफ जंक्शन रूल, किसी भी जंक्शन पर, जंक्शन एक ऐसा कंडीशन होती है जहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो कि बेसिक हम मान के चलना कि एक हम रेलवे स्टेशन की बात करते हैं, रेलवे स्टेशन और जंक्शन में फ़र्क होता है, तो हम जंक्शन की बात करते हैं। तो जंक्शन में इतनी सारी ट्रेनें आती हैं लेकिन फिर भी जंक्शन खाली रहता है, मतलब व्हाट, उसमें एक भी ट्रेन आपकी होल्ड नहीं होती, वो रुकेंगी फिर चली जाएंगी, वो रुकेंगी फिर चली जाएंगी। तो पहले भी जीरो ट्रेन थी और अभी भी कितना ट्रेन है, 0 ट्रेन है। सपोज दैट एक एग्जांपल के लिए किसी जंक्शन पे 4 ट्रेनें रुकी पड़ी हैं। ठीक है, एक ट्रेन आई तो ट्रेन कितने हो गए टोटल, 5, तो वही ट्रेन चली गई, अब कितने हो गए वापस 4, पहले भी 4 और अभी भी 4। मतलब क्या हो गया कि जितनी जंक्शन पे जितना भी ट्रेनों का जो डिफरेंस था वो कितना था, हमारे पास 0 था। ठीक है ना, पहले जो 4 को अगर हम हटा दें तो नई ट्रेन कितनी आई, एक आया और वही चली गई, फिर दूसरी ट्रेन आई वो भी चली गई, तीसरी ट्रेन आ गई वो भी चली गई। दिन भर उस जंक्शन पे बहुत सारे ट्रेन आते हैं लेकिन स्टैंड कोई नहीं करता, और इसकी वजह से क्या है कि दैट इज नोन एज द जंक्शन रूल। सेम यही कंडीशन कर रहा है, किसी भी पॉइंट पे जो करंट आएगी वो फिर सीधे चली जाएगी, तो उस जंक्शन पे पहले भी कुछ भी करंट नहीं था और अभी भी कोई भी करंट नहीं है। क्लियर, ये आपके जंक्शन रूल की कहानी हो गई। ओके, अब इसके बाद दूसरी कंडीशन आती है। अच्छा, ये किस पे बेस्ड है, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
ये चार्ज पहले, अब क्या होता है, चार्ज आपका कांस्टेंट होता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, होप दैट ये आपको समझ में आया होगा। ये था किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ। और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अभी तो बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन ये जब इसके सॉल्यूशन करते हैं तो उस समय पे लगता है कि यार कुछ और होना चाहिए था इसमें। अब दूसरा आता है केवीएल, दूसरा आता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, सेकेंड लॉ है वोल्टेज लॉ। सेकेंड लॉ है वह है आपके पास वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ, इसको हम नाम बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्या बोलते हैं उसको? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल। ठीक, अब ये हमारे पास एक बेसिकली क्लोज लूप के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? क्लोज लूप के लिए। तो इसको हम कभी कभी लूप लॉ भी कह देते हैं। इसमें क्या कहते हैं, स्टेटमेंट काफी इजी है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ द एल्जेब्रिक sum of all potential differences, वहां करंट के लिए यूज किया था, यहाँ पे क्या था? all potential differences of all potential differences, the algebraic sum of all potential differences in a closed loop, in a closed loop, यार है, in a closed loop is zero, in a closed loop or circuit is जीरो। ये बच्चों, किसी भी द algebraic sum of all potential differences in a closed loop or a circuit is जीरो। अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो इसका मतलब हो गया डेल्टा वी इक्वल्स टू जीरो। क्या हो गया? डेल्टा वी इक्वल्स टू जीरो। लेकिन ये किस में होना चाहिए? पूरा क्लोज लूप में होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ओपन सर्किट के लिए नहीं पॉसिबल है। अब ओपन को हम क्लोज बना सकते हैं, उसके लिए फिर अलग ही ट्रिक आएगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि इन सबका समेशन कितना होगा बच्चों? जीरो होगा। टोटल पोटेंशियल का सम कितना हो गया? जीरो। तो इसको हम लोग क्या, वो कौन सा लूप लॉ बोलते हैं? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और एंड ड्यू टू द लूप और क्लोज सर्किट, ड्यू टू द लूप, due to the loop or closed circuit is known as, due to the loop or the closed circuit is known as Kirchhoff's loop law, voltage loop law। इसको हम लोग वोल्टेज लूप लॉ भी कहते हैं। ठीक है, और ब्रैकेट में हो गया किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या फिर किरचॉफ्स लूप वोल्टेज लूप लॉ। इसको आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ पे डिपेंड होगा? ये किस किस पे डिपेंड होगा? ये तो आपके पास कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ चार्जेस पे डिपेंड था। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये किस पे डिपेंड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। पहली कंडीशन तो आपके पास क्या थी? पहली कंडीशन थी आपके पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर, और ये था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। ठीक है, ये कंडीशन आपके लिए इसके लिए होगी। क्लोज लूप के लिए अब उसका डायग्राम अभी बनाते हैं, तो इसमें साइन कन्वेंशन भी यूज करेंगे, तभी उसके बाद पॉसिबल हो पाएगा। अच्छा, तब तक आप इसको वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लें। हाँ, अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी बताते रहें। हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको उसी से मिलता रहेगा। तब तक आप वीडियो को कॉपी करें। हाँ, आप किरचॉफ्स लूप लॉ का वो बनाता हूँ मैं डायग्राम। इसमें क्या था,
यहाँ पर है, इसमें हमने एक बैटरी लगा दी, एक बैटरी लगा दी ये ऐसे, और फिर इसमें एक बैटरी और लगी, इसमें एक बैटरी फिर लग गई, है ना, और इसमें रेसिस्टेंस लग गया, इसमें रेजिस्टेंस लगा, फिर इसमें से एक और आपके पास एक बैटरी लगी, और यहाँ आपने फिर से रेजिस्टेंस लगा दिया, और इस वाले सर्किट पे आपने रेजिस्टेंस लगा दिया पूरा, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया आपके पास R1, ये हो गया आपके पास R2, ये बचेगा R3, ये बचेगा R4। ठीक, इसमें अगर हम वोल्टेज लेते हैं, इसमें हमने वोल्टेज लिया, सपोज दैट 10 वोल्ट, 4 वोल्ट, 20 वोल्ट। ठीक, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट और 20 वोल्ट। इसमें पहली कंडीशन नहीं कह रहे, इसमें जितने भी सम होंगे पोटेंशियल के, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सबका समेशन 0 होगा। ठीक है, कैसे? यहाँ पे V1 का सम, V2 का सम, IR, यहाँ पे IR होगा, और यहाँ पे आपके पास फिर V3 का सम, फिर यहाँ पे IR होगा, फिर यहाँ पे IR होगा, फिर यहाँ पे IR होगा। इन सबका समेशन आपका क्या जाना है बच्चों? 0 जाना है। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन आप तो इस चीज को मान के चलो कि आप कोई भी बैटरी को ऑप्ट कर सकते हो करंट के लिए। पहला कंडीशन, आप करंट के लिए कोई भी बैटरी को ऑप्ट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है ना, ये कोई जरूरी नहीं कि आप इसी से ही जाएगी करंट, पहला। और दूसरी कंडीशन क्या है कि आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कहीं भी जा सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है, वो आर्बिट्री है। आप चाहें तो, आपका मन करे तो क्लॉकवाइज जाओ, आप कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज जाओ, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पहला, करंट किसी भी बैटरी से फ्लो करवा सकते हैं। दूसरा, आप एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, अगर करंट की डायरेक्शन नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब हम जिस डायरेक्शन में हम जा रहे थे उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रही है। अगर पॉजिटिव आ गए तो जिस डायरेक्शन में हम जा रहे थे उसी डायरेक्शन में आ गई। ठीक, अब मैं इसका मैथमेटिकल रियलाइजेशन बता रहा हूं आपको। पहले आप ध्यान रखना कि जहां पे करंट एंटर करेगी वो पॉजिटिव होगा, और जहां से करंट लीव करेगी वो नेगेटिव होगा, इस वाले में। ठीक है ना, उसमें भी वही था, केसीएल में भी वही था कि जहां पे एंटरिंग करंट पॉजिटिव है और लीविंग करंट नेगेटिव है। जहां पे करंट एंटर करी वो आपका पॉजिटिव है, और जहां पे करंट आपकी क्या करे, लीव करी वो कैसा है, नेगेटिव है। ओके, यहाँ पे मैं चूज कर रहा हूँ कि सबसे बड़ी वोल्ट 20 वोल्ट की थी, मैंने यहाँ से करंट को ऑप्ट कर लिया। ठीक, करंट की डायरेक्शन जा रही है यहाँ से अपवर्ड। अब बाकी रास्ते में कितने वोल्टेज जाएंगे उससे हमें कोई मतलब नहीं, आप सीधे चले जाना है, सीधे यूज कर देना है। ठीक है, और उसके बाद कुछ भी मिला करके आपको उसी सर्किट में वापस आना है, 20 वोल्ट वाले में ही वापस आना है। जिस भी बैटरी को आप सेलेक्ट करेंगे, जिस भी सेल या बैटरी को सेलेक्ट करेंगे, आपको उसी की सेल में आना है। मैं यहाँ से गया, करंट ये गई, फिर मैं यहाँ से गया, करंट इधर आई, फिर मैं इधर गया, करंट इधर गई, फिर मैं इधर गया, करंट इधर गई, फिर इधर आया ये, फिर ये इधर, ये इधर, और ये इधर, और ये इधर, वापस में आपका इसी पॉइंट पे पहुंच गया। ठीक है, वापस में इसी पॉइंट पे पहुंच गया। तो आपको फर्स्ट पॉइंट जो डिफाइन करना है, आप उस चीज को देखें कि जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है, मैंने ये कहा था कि ये आपका पॉजिटिव होगा जहां पे एंटर कर रही है, और ये आपका नेगेटिव है, और ये आपका पॉजिटिव है, और ये भी आपका क्या है, नेगेटिव है। ये पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है। और बस बेसिकली रेजिस्टेंस में देखना आपको पॉजिटिव नेगेटिव का करंट। ठीक है, पक्का। अब हम जिस मीडियम में जाएंगे, अगर हाई से लो जाएंगे तो लो होगा, अगर लो से हाई होगा तो हाई होगा।
मतलब अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो साइन नेगेटिव होगा, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं तो पॉजिटिव होगा। फिर से, अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो साइन नेगेटिव आएगा। किसका? IR का। ठीक है, चाहे IR को चाहे वोल्टेज को। यहाँ पर सपोज दैट मैं चल रहा हूँ आपके पास एक ऐसी डायरेक्शन में जहां पे मैं इसके साथ में चल रहा हूँ, ये हो गया। ठीक, अब ये कोई इश्यू नहीं है कि आपको कैसे जाना है, क्या करना है, कोई इश्यू नहीं है। आप यहाँ से किसी भी डायरेक्शन से आप मूव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 20 वोल्ट से। ठीक है, 20 वोल्ट जो था वो हमारे पास था। पहली बात तो 20 वोल्ट पॉजिटिव ही नेगेटिव में, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, मतलब यहाँ हम ऊपर की तरफ गए तो पॉजिटिव आ गया। फिर यहाँ से हम इधर की तरफ जा रहे हैं तो ये कैसा हो गया? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, मतलब नेगेटिव IR2। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गए तो क्या हो गया? IR2। फिर हम इधर की तरफ आ रहे हैं, इधर की तरफ आए ऐसे, एक फिर से हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो -IR3। फिर कितना हो गया? फिर हम इधर की तरफ आए, इधर, तो ये कितना हो गया? -IR4। ठीक हो गया। फिर हम यहाँ नीचे आए, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो -10। फिर हम यहाँ से गए इधर से इधर की तरफ, फिर से हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, है ना। ये हाई टर्मिनल जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो -4। फिर यहाँ से यहाँ हम किस में गए? माइनस में गए, -IR1, तो =0। ये आ गया आपके पास। जहां से मैंने चलना स्टार्ट किया हम वहीं पे पहुंचे। ठीक है ना, जहां पे हमने स्टार्ट किया हम वहीं पे पहुंच गए। अब इसका टोटल समेशन देखो, इसका सम सब 0 हुआ कि नहीं हुआ? अब आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो। सॉल्यूशन तो आज नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो मैं सॉल्यूशन के लिए कल मूव करूंगा। तो इसमें 20 में से यहाँ 10 हो गया, 10 माइनस हो गया तो बचेगा 6, तो बचेगा 6 माइनस, इसमें से बचेगा I, और ये हो गया R1 प्लस ऑफ R2 एंड प्लस ऑफ R3 एंड प्लस ऑफ R4 =0। तो ओवरऑल अगर मैं इसको शिफ्ट करूं तो 6 I R1 प्लस R2 प्लस ऑफ R3 प्लस ऑफ R4। होप दैट ये आपको समझ में आया होगा। साइन कन्वेंशन में फिर लिखूंगा, अगर हम हाई से लो की तरफ जा रहे हैं, अगर हम हाई से लो की तरफ जा रहे हैं तो बच्चों लो बनेगा, अगर हम लो से हाई की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये होप दैट आपको समझ में आ गया होगा, है ना। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अच्छा, इसी डायग्राम को अगर मैं ऐसे बनाऊं, इसी डायग्राम को यहाँ से मैंने एक ये बना दिया और उसके बाद यहाँ से मैं सीधे आया, इधर की तरफ आया और यहाँ पे फिर बैटरी भी बनाते हुए चलता हूँ। ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, और यहाँ पर ये ऐसे बचा, ये ऐसे बचा, और इसके बाद इससे यहाँ से R हो गया। ठीक है, और अब हम यहाँ से गए ऊपर की तरफ, तो यहाँ से फिर हमने नेगेटिव पॉजिटिव बनाया, फिर इधर, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है तो फिर इधर, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, एक इधर हो गया रेजिस्टेंस और एक इधर हो गया। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो गया ये वाला, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो गया ये वाला, और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस हो गया ये। कितने? एक और होना चाहिए ना, 1 R1 R2 R3 R4। ठीक है, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये बचेगा R3 और ये हो गया R4। ठीक, अब इसमें आपके पास कितना है बच्चों? इसकी वोल्टेज है आपके पास 10 वोल्ट, इसकी वोल्टेज है 4 वोल्ट, इसकी वोल्टेज है 20 वोल्ट और इसकी वोल्टेज बस। ठीक है, इसमें भी चलो आप करंट 20 से ही मेंशन करते हैं। करंट हमने 20 से मेंशन किया तो करंट यहाँ से गया इधर की तरफ और इसमें I बन के गया और इधर आया, फिर इधर की तरफ गया, फिर ये इधर गया, यहाँ भी आपके पास करंट I1 थी, फिर ये नीचे आया, फिर ये इधर इधर, और इसमें भी करंट आपकी I थी, I1 नहीं बल्कि I थी। ठीक हो गया। अब इसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव को लेके चलें। अभी हम करंट यहीं से जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में गए तो बच्चों ये तो आपका पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया।
ये भी आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी आपका पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव। बच्चों ये कंडीशन आ गई। अभी मैं चल रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किसमें? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मैं ऐसे गया, अभी डायरेक्शन इशू नहीं है, मैं अभी इस डायरेक्शन में मूव करके गया, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अभी मैं ऐसे जा रहा हूँ। अब आप देखिए, मैं जा रहा हूँ यहाँ से नीचे की तरफ, यहाँ से इधर की तरफ, यहाँ से इधर की तरफ, और यहाँ से इधर की तरफ, और ये इधर की, ये हमारे डायरेक्शन है, ठीक है, और लास्ट में वापस उसी टर्मिनल पे पहुंच गया, ठीक है। अब आप देखें, तो सबसे पहले हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? बैटरी से। तो बैटरी से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आए तो बच्चों कहाँ पे हो गया? 20। फिर हम इधर आए तो पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं तो ये कितना हो गया? IR1। फिर हम कहाँ से आ रहे हैं? फिर हमने नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आए तो कितना बचेगा? फिर +4। फिर हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गए तो +10। फिर हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गए और प्लस IR4। फिर हम पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गए प्लस IR3, IR3, और फिर हम पॉजिटिव प्लस ऑफ IR2 इक्वल्स टू 0। फिर से ये हो गया बच्चों, ठीक है। यहाँ पे आप देखो बाकी सब सेम था, बाकी सब पॉजिटिव हो, सिर्फ वही वाला नेगेटिव हो गया। फिर से हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो गया? 10 और 14, इसमें से गया तो -6 प्लस ऑफ IR1 और प्लस ऑफ IR2 एंड प्लस ऑफ IR3 एंड प्लस ऑफ IR4 इक्वल्स टू 0। 1 2 3 4 इक्वल्स टू 0। अब ओवरऑल ये कितना हो गया? IR1 प्लस ऑफ R2 एंड प्लस ऑफ R3 एंड प्लस ऑफ R4 और इक्वल्स टू 6। देखो अभी भी वही आया है आंसर और पहले भी वही आया है, तो यानी इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, आप उसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये तो था साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में क्या कहते हैं? इसमें अगर उसमें देखा जाए तो बहुत करंट के डायरेक्शन में के साथ जा रहे हैं तो नेगेटिव, करंट के डायरेक्शन के साथ जा रहे हैं तो अपोजिट, अगर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव, अगर लो से हाई की तरफ आ रहे हैं तो पॉजिटिव। ये 4 साइन कन्वेंशन में यूज करते हैं। और ये फिलहाल हमारे पास KVL का एनालाइजेशन था और उसके बेसिस पे होप दैट आपको समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपके इसके न्यूमेरिकल को पिक करूंगा, जो बेसिकली अभी NCERT और प्लस कुछ एक्स्ट्रा भी होंगे, लेकिन इस टाइम पे मेरा केवल NCERT को फोकस है, तो इसलिए मैं उसी के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। हाँ, लेकिन इसके लिए आपका सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है और उसके लिए आपको चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक करना लाइक करना बहुत ज़रूरी होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ता चला जाएगा और जिसकी वजह से मेरी वीडियो बनाने की इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। अभी मैं ये वीडियोस को काफ़ी रात को शूट कर रहा हूँ क्योंकि दिन में तो टाइम नहीं होता है, और दूसरा आजकल इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम प्लस और बारिश की वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस चल रहा है, इसकी वजह से वीडियो की फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी कम है, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन ओके, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, और तब तक आप इसको वीडियो को पॉज करके कॉपी नोट्स कर लें।